प्रेपरेशन रहना चाहिए वो हमेशा थोड़ा सा हायर डिफ़िकल्टी लेवल को टारगेट करते हुए रहना चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू फेस एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। तो केवल ऑब्जेक्टिवली इन्हीं प्रिंसिपल्स पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को सोल्यूशन बनाने चाहिए। तो जब भी आप कोई इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं और उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये अलग अलग दो सेगमेंट्स हैं। कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और किसके लिए ग्रोथ का आइडिया तो हमेशा उच्च मध्यम वर्गीय के लिए ना। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, वेलकम टू द सेशन। कैसी चल रही है आपकी प्रेपरेशन? आई होप यू आर पुटिंग योर हार्ट एंड सोल और अब तक आपने सारे के सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लिए जो अब तक हमने पिछले 6 लेक्चर्स में किए हैं। So today is the 7th lecture and we are going to pick another very interesting reading comprehension. तो ये सारे पैसेजेस इस तरह से क्यूरेट किए गए थे कि अगर कहीं क्लैट का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाए तो आप बिल्कुल सॉलिड तरीके से प्रिपेयर्ड रहने चाहिए, राइट? सो डोंट गेट इंटिमिडेटेड अगर कहीं आपको लग रहा है कि यार तो बहुत डिफ़िकल्ट है, इतने डिफ़िकल्ट तो आए नहीं थे प्रीवियस ईयर। तो देखिए, यू नेवर नो, नो एग्ज़ाम का और मौत का कोई भरोसा नहीं है, राइट? सो किसी भी डिफ़िकल्टी लेवल का पेपर आ सकता है। आसान आए तो बहुत बढ़िया, मुश्किल आए तो हमने तैयारी कर ही ली है, राइट? तो इसकी वजह से आई ऑलवेज एडवाइस कि जो आपका प्रेपरेशन रहना चाहिए वो हमेशा थोड़ा सा हायर डिफ़िकल्टी लेवल को टारगेट करते हुए रहना चाहिए, सो दैट यू आर able to face any sort of situation that you encounter in the exam. If it's a positive one, if it's an easy paper, good for you. तब competition बढ़ जाता है, and if it's a difficult one and you're able to solve those questions, you definitely get the edge, right? So let's get started. My name is Juhi Narula. तो हम कैसे करेंगे? हम इसको फॉलो अलोंग की तरह ही करेंगे, वेयर यू आर गोइंग टू रीड द पैसेज एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। तो आप इसको रीड करना स्टार्ट करो। आई विल स्टेप असाइड ताकि आपका मैं व्यू ब्लॉक ना करूं, ठीक है? इसको रीड करिए। मैपिंग करिए। मैपिंग की सारी स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट? नेक्सस के ही प्रीवियस वर्जन्स में। So when we teach engineering problems now, we ask students to come to a single base solution. तो कह रहे हैं कि अब अगर आज के बच्चों को हम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स सिखाते हैं तो हम क्या उनको सजेस्ट करते हैं? नाउ मतलब व्हाट इज द प्रेजेंट डे सिचुएशन, राइट? तो ये टाइम ट्रांजिशन वाले वर्ड्स को भी आपको फोकस करना है, क्योंकि आपको पता चलता है कि अच्छा व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन, जहाँ पे व्हाट डू वी टीच टू कम टू अ सिंगल बेस्ट सोल्यूशन। मतलब आप एक यूनिक सोल्यूशन पे आइए और कैसे वो यूनिक सोल्यूशन डिफाइन होता है। सो हाउ इज द सोल्यूशन डिफाइंड? तो उन्होंने कहा वो डिफाइन होता है टेक्निकल आइडियल्स पे। आइडियल्स मतलब प्रिंसिपल्स पे, लाइक जो आप सोल्यूशन डिजाइन कर रहे हैं दैट शुड हैव लो कॉस्ट, स्पीड टू बिल्ड, तो किस कॉस्ट पे बिल्ड हो रहा है, किस गति से बिल्ड हो रहा है, एंड एबिलिटी टू स्केल मतलब आप उसको कितना ऊपर तक लेकर जा सकते हैं। So this way of teaching prime students to believe that their decision making is purely objective. तो आपको क्या करना है कि जब आप इंजीनियरिंग पढ़ा रहे प्रेजेंट सिचुएशन पे, तो कह रहे हैं कि ये ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि तुम कितना उसको स्केल कर सकते हो, कितना टाइम में कंप्लीट होगा या कॉस्ट कितनी आएगी। सो केवल ऑब्जेक्टिवली इन्हीं प्रिंसिपल्स पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को सोल्यूशन बनाने चाहिए, राइट? तो कह रहे हैं कि जब इस तरह के आप उनको माइंडसेट देते हैं तो उनकी डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है? उनकी डिसीजन मेकिंग ऑब्जेक्टिव है, राइट? सो दे हैव सर्टेन टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव, ठीक है? तो जो सोल्यूशन कहाँ पे असाइंड है वो सिर्फ मैथ्स एंड साइंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल से ड्रिवन है। दिस इज नोन एज टेक्निकल सोशल डुअलिज्म। तो अब आपसे पूछें कि टेक्निकल सोशल डुअलिज्म क्या होता है एज पर द पैसेज, तो आप यहां पर आ जाएंगे कि जो भी आप इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस डिराइव कर रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिवली आप केवल टेक्निकल एस्पेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? और आगे ऑथर उसको एक्सप्लेन भी करते हैं कि the idea that technical and social dimensions of engineering problems are readily separable। मतलब एक तो किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं तो आप उसका टेक्निकल एस्पेक्ट देखते हैं कि कितना मैनेजेबल फीचर है, जैसा ऑलरेडी मेंशन्ड है कि टेक्निकल आइडियल्स मतलब कॉस्ट, स्पीड, एबिलिटी टू स्केल। और एक सोसाइटल
पर्सपेक्टिव भी होता है कि मतलब जो आप सोल्यूशन बना रहे हैं उसे सोसाइटी के किस वर्ग को कितना फायदा मिलेगा, सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा, राइट, क्या वो सोसाइटी के हर तबके के लिए मैनेजेबल होगा। तो टेक्निकल सोशल डुअलिज्म कहता है कि टेक्निकल एस्पेक्ट अलग, सोशल एस्पेक्ट अलग, ये सेपरेबल है, मतलब आप इनको अलग अलग दृष्टि से देख सकते हो, राइट, और दे रिमेन डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब सेपरेट थ्रू आउट द प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड सोल्यूशन प्रोसेस। तो जब भी आप कोई इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं और उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो ये अलग अलग दो सेगमेंट्स है, टेक्निकल सेगमेंट अलग है और सोसाइटी पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है उसका पर्सपेक्टिव अलग है। ये दो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग तरीके से सेपरेट कर सकते हो। तो ये टेक्निकल सोशल डुअलिज्म है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं लग रहा है कि टाइम कम लग रहा है आपको जो मैं दे रही हूँ और आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, आप आराम से वीडियो पॉज करके करो, राइट, लाइक आई टोल्ड यू राइट इन द बिगनिंग, द पैसेजेस आर स्लाइटली ऑफ हायर डिफिकल्टी लेवल विद द सोल आइडिया दैट टू गिव you exposure and to help you be mentally ready to encounter difficult passages if at all they come. सो नॉन टेक्निकल पैरामीटर्स, अब टेक्निकल पैरामीटर्स तो उसने बता दिए, जो टेक्निकल आइडियल्स थी कि कॉस्ट कम होनी चाहिए, राइट, और किस स्पीड पे वो बिल्ड हो रहा है या किस एबिलिटी क्या है उसकी टू स्केल, स्केल मतलब कितना उसको आगे तक ले जाया जा सकता है, पहुंच कितनी हो सकती है। नॉन टेक्निकल पैरामीटर्स क्या होते हैं, सच एज एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, लोगों के पास कितनी पहुंच है टेक्नोलॉजी की। भाई तुमने तो कोई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम बना दी जो इमीडिएटली क्रिएट होती है और स्केल भी हो सकती है, पर क्या टेक्नोलॉजी हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी तक पहुंच पा रही है, तो ये नॉन टेक्निकल पैरामीटर है, राइट। तो आपसे कोई पूछे कि नॉन टेक्निकल पैरामीटर कौन से हैं, तो आप यहां पर चले आएंगे। टेक्निकल पैरामीटर पूछे तो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है, ठीक है। कल्चरल रेलिवेंसी, तो जिस कल्चर में लोग रहते हैं वहां वो सोल्यूशन कितना रेलिवेंट है। या पोटेंशियल हार्म्स आर डीम्ड पॉलिटिकल एंड इनवैलिड इन दिस वे ऑफ लर्निंग, तो पोटेंशियल हार्म्स भी तो हो सकते हैं, तुमने एक टेक्नोलॉजी बना जैसे प्लास्टिक है, तुम उसको स्केल करते रह रहे हो पर एनवायरमेंट पे तो हार्म पहुंचा ही रहना। तो ये सारे ऐसे एस्पेक्ट्स है जो केवल टेक्निकल पर्सपेक्टिव के नहीं है, जो नॉन टेक्निकल पर्सपेक्टिव के भी है। बट दोज टेक्निकल आइडियल्स आर एट देयर कोर सोशल एंड पॉलिटिकल चॉइसेस डिटरमाइंड, तो जो टेक्निकल आइडियल्स हैं वो कैसे डिटरमाइन हो रहे हैं, बाय डोमिनेंट कल्चरल फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आप किस एस्पेक्ट को ध्यान में रख रहे हो कि हाँ यार इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है ना, तो ठीक है, फिर एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट हो रही है, चाहे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का एग्जांपल लीजिए, है ना। अब तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई पर किस कॉस्ट पे हुई, कॉस्ट इज सोशल पैरामीटर्स लाइक कि लोगों में गरीबी अमीरी का जो डिफरेंस था वो बढ़ गया, इन्वायरमेंट बहुत हार्म हो गया। तो यही ऑथर कह रहा है कि जो इस तरह के टेक्निकल सॉल्यूशंस होते हैं ये किस आइडिया के से ड्रिवन होते हैं, मतलब कौन सा ऐसा दिमाग में पर्सपेक्टिव है जो इन आइडियाज को गति देता है कि कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, और किसके लिए ग्रोथ का आइडिया तो हमेशा उच्च मध्यम वर्गीय के लिए ना, और द हाई क्लास पीपल, द मोस्ट प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, उसको कितना लाभ पहुंच रहा है, राइट। सो बाय चूजिंग टू डाउन प्ले पब्लिक वेलफेयर, मतलब जब आप इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स इंजीनियरिंग डिजाइन बना रहे हैं और उसमें आप पब्लिक वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रहे, डाउन प्ले करना मतलब आप उस एस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, उसको आप इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नहीं मान रहे, तो आप क्या कर रहे हो, वी रिस्क क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ डिसएंगेजमेंट फ्रॉम सोसाइटल कंसर्न्स, यानी कि हम इस तरीके के कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं जहाँ पे सोशल डिसएंगेजमेंट है। डिसएंगेज मतलब इंजीनियर जब आप एक सोल्यूशन बना रहे हैं तो सोसाइटी के बारे में वो सोच ही नहीं रहे, इंगेज होता है इन्वॉल्व होना, इंगेजमेंट होती है ना तो दो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, डिसएंगेज होना मतलब अलग होना। तो आप सोसाइटी के सोल्यूशंस को, सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग को, सोसाइटी की प्रॉब्लम से डिसएंगेज कर रहे हो खुद को, सो दैट्स व्हाट इट मीन्स। तो ऑथर क्या बोल रहा है कि इफ यू आर नॉट कंसिडरिंग सोसाइटल एस्पेक्ट्स तो क्या हो रहा है, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आप सोसाइटल एस्पेक्ट्स को नहीं कंसिडर कर रहे, सिर्फ टेक्निकल आइडियल्स पे जा रहे हो, देन व्हाट इज हैपनिंग, आप एक कल्चर को प्रमोट कर रहे हो डिसएंगेजमेंट का अमंग इंजीनियर्स, दैट इज एंटीथेटिकल टू द एथिकल कोड ऑफ इंजीनियरिंग। तो उसके अगेंस्ट इंजीनियरिंग कोड में
जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जैसे लॉयर्स एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं, एक मोरालिटी को मेंटेन करके रखते हैं, सिमिलरली डॉक्टर्स करते हैं, तो इंजीनियर्स का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि जो भी तुम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बनाओगे, तुम कोशिश करोगे कि एनवायरनमेंट को हार्म ना हो, आपका जो सोल्यूशन हो, आप जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिसाइड कर रहे हो वो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के लिए रीच में हो, राइट। तो इससे मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं। तो कहते हैं कि अगर सोशल डिसएंगेजमेंट हो रहा है, यानी कि कुछ पब्लिक वेलफेयर के बारे में तुम सोच नहीं रहे हो, तो दैट इज अगेंस्ट द एथिकल कोड ऑफ इंजीनियरिंग। तो जो मॉरल प्रिंसिपल्स इंजीनियरिंग को डिफाइन करते हैं उसके विरुद्ध जाता है, उसके अगेंस्ट जाता है। चलिए आगे पढ़िए। अच्छे से पढ़िए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट यह है कि जैसे ही कोई मुश्किल पैसेज आए आप एकदम से घबराओगे नहीं, राडर आप क्या करोगे, आप बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ोगे। जब हम घबराने लग जाते हैं ना, तो हम बैटल लूज आउट करते हैं, और जब हम काम एंड कंपोजर के साथ क्वेश्चन को हैंडल करते हैं तो हमें एज मिलता है, हम अच्छा करते हैं। यही इम्पॉर्टेंट है, यही आपको सिखाना चाह रही हूँ इस पूरी सीरीज में। तो क्लैट नेक्सस मास्टरी का आइडिया यही था कि आपको हम बता सकें कि अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको इंटेलिजेंटली हैंडल कर सकें। इन माई फील्ड ऑफ मेडिकल डिवाइसेस इग्नोरिंग सोशल डायमेंशंस हैज रियल कॉन्सिक्वेंसेस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेडिकल डिवाइसेस के फील्ड में, तो उसमें भी तो इंजीनियरिंग ही है, राइट। अगर आप एक्सरे करा रहे हो या कोई सर्जरी हो रही है या रोबोट से ऑपरेशन हो रहा है या कोई टेक्नोलॉजी है, तो वो बेसिकली इंजीनियरिंग ही तो है ना। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप मेडिकल डिवाइसेस के फील्ड में सोशल डायमेंशंस को इग्नोर कर रहे हो तो उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। रियल कॉन्सिक्वेंसेस मतलब यू हैव टू फेस सम अनवांटेड situations or results. Most FDA approved drugs are incorrectly dosed for people assigned फीमेल एट बर्थ। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। तो अगर FDA अप्रूव्ड ड्रग्स है तो FDA इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज अप्रूविंग द मेडिसिन। तो आप जो फीमेल, अगर आपने इनकरेक्टली दे दिया डोज फॉर पीपल असाइंड फीमेल एट द बर्थ, तो उसका एडवर्स रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने उनको इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंट किया इन क्लिनिकल ट्रायल्स। तो क्लिनिकल ट्रायल्स पे उन पे बहुत ज्यादा रिसर्च ही नहीं हुई। सो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, उसके बारे में बात करी। बियॉन्ड फिजिकल फेलिंग्स, तो अगर आप एक फिजिकली कोई डिवाइस या इक्विपमेंट काम ना करे या चैलेंज आए, सब्जेक्टिव बिलीव्स भी होते हैं। जैसे जब डिसीजन मेकिंग में सोशल इनइक्विटीज, अगर आप इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो आप सोसाइटी में भेदभाव कर रहे हैं डिसीजन लेते समय। और कैसे? स्पायरोमीटर्स का ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है कि स्पायरोमीटर्स के केस में क्या हो रहा है, ये ऐसे डिवाइसेस है जो लंग कैपेसिटी को मेजर करने के काम आते हैं। उसमें अभी भी करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उन्होंने ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया है कि जो लंग कैपेसिटी ब्लैक और एशियन इंडिविजुअल्स में वो कम है, राइट। सो दिस इज अ बायस, right? You are not doing the adequate research and you're doing injustice to the backward, or so-called, not equivalent strata of the world, right? So वो social inequity है कि आपने ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया कि उनकी लंग कैपेसिटी कम होगी विदाउट राइटली एक्सपेरिमेंटिंग। चलिए आगे पढ़िए। चलिए, सो लेट्स रीड फर्दर दीज रेशियली। तो रेस के हिसाब से आप जजमेंट ले रहे हो ना, या अनवांटेड डिसीजन की तरफ जा रहे हो।
Adjustments are derived research done by eugenicists. So EU is positive, genesis तो genes को improve करने के लिए या better करने के लिए जो लोग काम करते हैं, who thought these racial differences were biologically determined and who considered non-white people as inferior. तो ये basically एक prejudice था ना, एक negative धारणा थी उनके दिमाग में कि उन्होंने समझ लिया कि जो non-white लोग हैं, जो जैसे लास्ट इसमें mentioned है कि जो एशियन लोग हैं या ब्लैक हैं, तो ये non-white लोग हो गए ना, ये inferior ही हैं. तो ऐसे mindset से ही उन्होंने काम कर लिया. तो societal hurdle है ना ये. So basically आपने racially based adjustments कर लिए, आपने एक कोई research नहीं करी, मान ही लिया कि उनकी लंग कैपेसिटी कम होगी. तो ये आपने कैसे काम किया? ये आपने अपनी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दिखाया ना, और आपने क्या कंसिडर कर लिया कि नॉन वाइट पीपल इंफीरियर हैं. तो these machines ignore the influence of social and environmental factors on lung capacity. So that's basically a drawback या एक hindrance है ना कि आप racial discrimination कर रहे हो. ठीक है, तो racial या societal aspect को आपने ignore करा ना. So that's the idea. Many technologies for systematically marginalized people have not been built. तो सिस्टमैटिकली मार्जिनाइज लोग मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं या जिनके पास पैसा नहीं है या रीच नहीं है या पहुंच नहीं है, बिकॉज वो दे वर नॉट डीम्ड इंपॉर्टेंट. उनको इंपॉर्टेंट ही नहीं समझा गया कि उनके अर्ली डायग्नोस्टिक्स या ट्रीटमेंट्स हो जाएं फॉर डिजीजेस लाइक एंडियोमेट्रियोसिस, diseases that afflicts 10% of people with uteruses. So basically you're not considering those people while you're designing your solutions or technology is being created. So the author is saying कि शुरू में उसने कहा कि टेक्निकल सोशल डुअलिज्म पे आज काम कर रहे हैं कि टेक्निकल एस्पेक्ट अलग है, सोसाइटल एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर दो. और मेडिसिन के फील्ड में अगर सोसाइटल एस्पेक्ट्स इग्नोर हो रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ऑथर उसको डिस्कस कर रहा है. तो इस तरीके से अगर आप फ्लो ऑफ आइडियाज को मेंटेन करते हुए चलेंगे तो पैसेज में पकड़ आपकी बनी रहेगी. राइट, चलिए अब आगे पढ़ते हैं. Let's read this. And we hardly question whether devices are built sustainably. Sustainability का मतलब होता है environment का ध्यान रखते हुए. तो ये sustainability का मतलब एक और एक पॉइंट आ गया कि क्योंकि अब मेडिसिन के फील्ड में ऑथर बात कर रहा है जिसकी वजह से क्राइसिस आ गया. क्राइसिस मतलब सिचुएशन खराब हो गई है जिससे मेडिकल वेस्ट अब नहीं कर पा रहे ना आप उसको डिस्पोज, जिससे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहे हैं. सोशल जस्टिस मस्ट बी मेड. तो अब ऑथर का सोल्यूशन क्या है? ऑथर कहता है कि अब तुम क्या कह रहे हो कि टेक्निकल और सोशल एस्पेक्ट को अलग अलग रखो. ऑथर कहता है नहीं, सोशल जस्टिस को आपको कंसिडर करना है और इसी तरीके से इंजीनियर्स को ट्रेन करना है. तो इंजीनियर्स टॉट दिस वे. अगर आप इंजीनियर्स को कहेंगे कि सोसाइटल एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर करें तो दे विल बी एबल टू टेक अप द जॉब रिस्पॉन्सिबली. हाउ वी डू सो रिस्पॉन्सिबली एंड वी बिल्ड टीम्स दैट चैलेंज आवर वे ऑफ थिंकिंग. राइट, सो ऑथर कह रहा है कि अब इंजीनियरिंग में तुम सोशल जस्टिस को इनकॉर्पोरेट करो. भाई ये टेक्निकल सोशल डुअलिज्म कोई सही बात नहीं है जहां पे सिर्फ तुम टेक्निकलिटी पे काम कर रहे हो और इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो और अमीरों को और अमीर बना रहे हो. सोशल इनजस्टिस हो रही है और उसको तुम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में कंसिडर नहीं करे, ये बहुत बड़ा बैरियर है, करो. राइट, सो इंडिविजुअल इंजीनियरिंग प्रोफेसर्स आर ऑल्सो वर्किंग टू एम्बेड मतलब इंटीग्रेट करना societal needs in their pedagogy. Pedagogy is in their teaching method. ठीक है, तो अब आपसे पूछे प्रोफेसर्स क्या कह रहे हैं या ऑथर का क्या ओपिनियन है, तो वो आप यहां पर आ सकते हो टू गेट द आंसर. चलिए आगे पढ़ते. दर्शन करवट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना. तो इस तरह से कहीं भी प्रॉपर नाउन आए तो आप लिख लीजिए. Developed activist engineering to challenge engineering challenge engineers to acknowledge their full moral and social responsibility to practical self reflection. तो दर्शन करवट कौन से कहाँ पे प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक्टिविस्ट इंजीनियरिंग क्या कहती है, सवाल आएगा तो आप यहाँ पे रिविजिट कर लीजिए. सिमिलरली खालिद कादिर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले created the popular course engineering environment and society that teaches engineers how to engage in place based knowledge and understanding of people. तो खालिद कादिर का क्या काम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ गई. राइट, व्हेन वी डिजाइन एंड बिल्ड विद इक्विटी मतलब सबका ध्यान रखते हुए एंड जस्टिस इन माइंड वी क्राफ्ट बेटर सोल्यूशंस. तो अगर आप सोशल इक्विटी को कंसिडर करेंगे तो आप बेटर सोल्यूशंस
क्योंकि आप सोसाइटी के हर तबके का ध्यान रख रहे हैं, तो जो आपकी डिसीजन मेकिंग होगी, सोल्यूशन ओरिएंटेशन होगा, वो बेटर होगा, दैट रिस्पॉन्ड टू द कॉम्प्लेक्सिटीज। तो जो सिस्टम में धसी हुई, इंट्रेंच्ड मतलब सिस्टम के अंदर इंटीग्रेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको सोल्यूशन तक ले पाएंगे, बेटर तरीके से डील कर पाएंगे। तो पैसेज क्या था कि अभी जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट पे काम करती हैं, सोसाइटी के साथ जो सोसाइटल इनजस्टिस है उसको कंसिडर नहीं कर रही, सोसाइटी के मुद्दों को इंटीग्रेट नहीं कर रही। फिर ऑथर ने कहा कि वो मेडिकल फील्ड्स हैं, तो सोसाइटी एस्पेक्ट्स को जब कंसिडर नहीं कर रहे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर एंड में ऑथर कहता है कि आपको सोसाइटल फैक्टर्स को कंसिडर करना है और किस तरह से प्रोफेसर्स अपना कोर्स इंटीग्रेट कर रहे हैं जिसमें सोसाइटल पैरामीटर्स को भी आपको कंसिडरेशन में लेना है। एंड अल्टीमेटली कह रहा है कि अगर आप अपनी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में सोसाइटल पैरामीटर्स को भी कंसिडरेशन में लेंगे तो जो आप सोल्यूशंस क्रिएट करेंगे वो बेटर होंगे, राइट। चलिए, सो नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द क्वेश्चन। सो ये पहला क्वेश्चन है, इन द पैसेज द ऑथर इज मेकिंग द क्लेम। तो एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। तो टेक्निकल सोशल डुअलिज्म हैज इमर्ज्ड एज अ टेक्निक फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स टू इनकॉर्पोरेट सोशल कंसिडरेशन। उल्टा ये बोल रहा है कि टेक्निकल सोशल डुअलिज्म में इंजीनियरिंग स्टूडेंट सोशल कंसिडरेशंस को भी लेते हैं, जबकि टेक्निकल सोशल डुअलिज्म कहता है टेक्निकल एस्पेक्ट अलग है, सोसाइटल एस्पेक्ट अलग है और दोनों सेपरेबल हैं। तो ये तो पैसेज के अगेंस्ट बात कर रहा है, तो फर्स्ट चॉइस एलिमिनेट हो गई। The objective of best solutions in engineering has shifted the focus of pedagogy from humanism and social obligation to technological perfection. तो best solutions, technological perfection या shift in the focus पैराग्राफ में बात नहीं की गई, इसलिए बी चॉइस भी एलिमिनेट होती है। Engineering students today are trained to be non-subjective in their reasoning as this बेस्ट इनेबल्स देम। तो क्या उनको बेस्ट इनेबल करता है? मैंने आपको जब प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन सिखाया था तो मैंने कहा था कि नो सच कंपैरिजन एक ट्रैप होता है। तो जब भी बेस्ट, बेटर, लेस, वर्स्ट, लीस्ट ऐसी टर्म्स दिखे तो इनको जरूर कंसिडरेशन में लीजिए। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ABC एलिमिनेट हो गया, बचा क्या? डी। डी बोलता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स टुडे आर टॉट टू फोकस ऑन टेक्निकल आउटकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल डायमेंशंस ऑफ देयर वर्क। जो पहला पैराग्राफ में कहा कि उनको कहते हैं कि आप ऐसा टेक्नोलॉजी पे काम करिए जो टेक्निकल आइडियल्स हैं, जो फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन्ड है कि किस स्पीड पे बिल्ड हो रहा है, कॉस्ट कम लग रही है, क्या एबिलिटी टू स्केल है, सोशल पैरामीटर्स सेपरेबल है, उस पर काम मत करिए या वो इंडिपेंडेंट है। और जबकि ऑथर का सजेशन है कि सोशल पैरामीटर्स पे भी काम करना चाहिए। सो डी विल बी द राइट आंसर। चलिए, लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन आई विल शो यू द ऑप्शंस। So the author gives all of the following reasons for marginalized people. Marginalized मतलब गरीब तबके के, ignored, प्रताड़ित लोगों को सिस्टम में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है जब टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंटरवेंशंस होती हैं, एक्सेप्ट। तो 3 ऐसे सेंटेंस होंगे जो समझाएंगे कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है। एक, मेडिकल मार्जिनलाइज पीपल में जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंटरवेंशन में दिक्कत नहीं है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए। एंड वी हार्डली क्वेश्चन वेदर डिवाइसेस आर बिल्ड सस्टेनेबली। तो ये तो एनवायरमेंटल फैक्टर है ना, कि जो आप इंजीनियरिंग सोल्यूशंस बना रहे हैं उसमें उनका डिस्पोजल का, मेडिकल वेस्ट को आपको कैसे ट्रीट करना है, कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे। तो एनवायरमेंटल फैक्टर है। मार्जिनलाइज्ड पीपल के साथ भेदभाव हो रहा है, चॉइस ए तो ये नहीं कहती, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। तो ऑथर यही तो पूछ रहा है कि कौन सी चॉइस नहीं कहती कि द टेक्नोलॉजी इज डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट मार्जिनलाइज्ड पीपल। तो बी पे आओ, दीज रेशियली बेस्ड एडजस्टमेंट्स। तो रेशियल मतलब जो नॉन वाइट लोग हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है। सो दिस टॉक्स अबाउट कि जो प्रताड़ित तबके के लोग हैं उनके साथ भेदभाव होता है। तो ये स्टेटमेंट तो क्लियरली उसको बोलता है। ठीक है, अब फिर बोल रहा है कि सब्जेक्टिव बिलीफ्स जो हैं वो भी हमारी डिसीजन मेकिंग को, जो सोशल इनइक्विटीज हैं वो कंसिडर करती हैं, वो डोमिनेंट रहती हैं। तो ये चॉइस में भी सोशल इनइक्विटी और मार्जिनलाइज कम्युनिटी के साथ अगर टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंटरवेंशंस में डिस्क्रिमिनेशन है, सी भी सजेस्ट करता है। ठीक है,
और ये भी बोलता है कि एक डोमिनेंट कल्चर है जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ किससे ड्रिवन हो रही है, जो अमीर वो वाला तबका है उन्हीं को कंसिडर कर रहे हैं, राइट. सो दैट मीन्स अगेन हु आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन द पीपल who come from marginalized society. So what is BCD, तो बात करते हैं कि कैसे जो सोसाइटल इम्पैक्ट है और जो मार्जिनलाइज पीपल है उनके साथ टेक्नोलॉजी में डिस्क्रिमिनेशन होता है. बट ए टॉक्स अबाउट एनवायरनमेंट का फैक्टर, एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, 3 मार्जिनलाइज पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उस पर बात कर रहे हैं. एक चॉइस नहीं बात कर रही, ए नहीं बात कर रही, ए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करती है, राइट. सो ए विल बी आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोगे एज अ होमवर्क एंड आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया. ये आई नो अब तक की सीरीज का सबसे डिफिकल्ट पैसेज था, बट सिंस इस सीरीज की ये लास्ट क्लास है तो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू द बेस्ट पैसेज दैट आई कुड फाइंड सो दैट यू गेट अ वेरी गुड एक्सपोजर, राइट. सो आई होप आपको मजा आया ये सातों लेक्चर्स अटेंड करने में, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, क्लैरिटी आई, राइट, एंड यू आर ऑल रेडी एंड सेट टू डील विद एनी पैसेज दैट कम्स इन क्लैट. तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि यू आर रेडी एंड you can deal with any type of passage that you are going to encounter and you are going to ace it. So thank you so much for being there in the entire series. Thank you so much for attending and seeing the classes. Wish you all the best. Vijay Bhav, take very good care of yourself.